तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कर दें लाइक और साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम लगातार नए नए प्रश्नों का समावेश आपके लिए लाते रहें और आपको नई चीज़ें बताते रहें। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। और आज के सेशन में हम बात करेंगे पेडागॉजी क्वेश्चंस की। आज के सेशन में हम पेडागॉजी के क्वेश्चन को फोकस करेंगे और देखेंगे किस तरह के आंसर्स आप हमें देते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हेंसन के अनुसार कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। यह एक 1 इकाई पाठ योजना की विशेषता है, 2 मूल्यांकन का आधार है, 3 इकाई योजना का स्तर है या 4 इकाई योजना का अर्थ है। इनमें से आपको बताना है। हेंसन के अनुसार हेंसन ने परिभाषा दी कि कक्षा को उद्देश्यों से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्रियों की TLM की आवश्यकता होती, जो अलग अलग तरह की होती हैं। यह एक क्या है? ये इकाई पाठ योजना की विशेषता है, मूल्यांकन का आधार है, इकाई योजना का स्तर है या इकाई योजना का अर्थ है। अकॉर्डिंग टू हेंसन व्हाट इज योर राइट आंसर? तो मैं आपको बता दूं, हेंसन ने कहा कि जब आप क्लास को अवगत कराते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे पढ़ा है ना आपने। तो ये सब क्या है? डिफरेंट एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट TLMs का यूज़ करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये डिज़ाइनिंग है। ये किसकी फीचर है? ये इकाई पाठ योजना की फीचर मानी जाती है। यूनिट प्लान की ये फीचर है जहाँ पर आप डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट मॉड्यूल के साथ चीज़ों को मैच करते हैं और चेक करते हैं। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, इकाई पाठ योजना की विशेषता है ये। ठीक है, हेंसन के अकॉर्डिंग। एक और सवाल। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि एक क्षेत्रीय भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न अंग होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशल में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो देखते हैं। हेलो शालू, कैसी हैं आप? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। और लाइक ज़रूर कर दे भी, सेशन को लाइक वाइक करते रहो, तभी तो बात बनेगी। आप जब तक लाइक नहीं करते तब तक आनंद की प्राप्ति कम होती है। तो जल्दी से लाइक कर दो भाई, लाइक में कंजूसी ना क्या करो। ओके, तो यहाँ पर सवाल आपके समक्ष है और सवाल आसान है। तो एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस की जो है वो एक योजना बनाता है कि हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करेंगे। क्यों बनाता है वो? आकार पढ़ाना है और आकार क्या होते हैं? मैथमेटिक्स का पार्ट होते हैं। प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम। तो भाई इसका मतलब क्या है कि आकार CBSE ने हमें आवश्यक दिया है कि चित्र भ्रमण कराना जरूरी, इसलिए हमें करना है। या आकार पढ़ाने के लिए विशेष रूप से क्या करेगा? देखो समझने की कोशिश करना। आकार जो होते हैं ना, जो शेप्स होती हैं, वो गणित के पाठ्यक्रम की पार्ट होते हैं, जो किसी भी कला वस्तुकला का एक अभिन्न अंग होते हैं। चाहे वो हिस्टोरिकल प्लेस पर लेके जाए, बोले गोल गुंबद है, ये मीनार है, ये चबूतरा है, ये चौकोर है, ये आयत है। तो जितनी भी वस्तुकला है उन सब में गणित छिपा होता है। तो इसलिए इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसे बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे को आप लेकर जाएंगे, वस्तुकला के अभिन्न अंग दिखाएंगे, उसका भ्रमण भी हो जाएगा और जो दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं और जो गणित के साथ किस तरह से उनको कनेक्ट किया गया, इन सबको वो जानने की कोशिश करेगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आपके इस आंसर में। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेहा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 3 + 2 = 5 अथवा 4 + 1 = 5 या 2 + 7 = 9 या 3 + 6 = 9। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? एट व्हाट स्टेज शी इज इन? परिमाणात्मक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टेट, विभाजनात्मक अवस्था को बोलते हैं डिवीजन स्टेट, संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज और गुणनखंडीय अवस्था को बोलते हैं फैक्टर स्टेज। तो देखते हैं आपका जवाब इस सवाल पर क्या आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के जवाब मुझे पता है कि अच्छे आएंगे और आप लोगों के जवाब C के रूप में ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं इन चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। हालांकि ये प्रश्न मैंने कल भी पढ़ाया था, अब आगे वाले क्वेश्चन सारे नए होंगे। तो परिमाणात्मक अवस्था का मतलब होता है क्वांटिटेटिव स्टेट, यानी यहाँ बच्चा कोई संख्या कितनी चीज़ों को व्यक्त करती है। मैंने कहा ओके 5 रोटी दो, तो 5 रोटी, तो ये 5 को व्यक्त कर सकता है। तो 5 मीन्स काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो परिमाणात्मक अवस्था का मतलब होता है दैट इज क्वांटिटेटिव स्टेट, जहां बच्चा क्वांटिटी को आराम से मेजर कर सकता है।
इसके बाद आता है विभाजनात्मक अवस्था, बोलते हैं डिवीजन स्टेट या स्प्लिट स्टेट। इसमें क्या होता है, वो स्टैंडर्ड कंपोनेंट में लिख देता है। क्या बोलता है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ बच्चे संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा 348, तो कैसे लिखेगा उसको, 300 + 40 + 8। तो वो इन संख्याओं को विभाजनात्मक अवस्था में उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के वो समझता है। बात करते हैं संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, संक्रियात्मक अवस्था पर वो बेसिक ऑपरेशन प्लस, माइनस, गुणा और भाग को सीखता है और छोटी मोटी संख्याओं पर, जो एक अंक की संख्या, उन पर काम करना शुरू करता है। जो बच्चा यहाँ पर कर रहा है कि 5 को मैं 1 + 4 से भी दिखा सकता हूँ, 4 + 1 से भी दिखा सकता हूँ, तो ये संक्रियात्मक अवस्था का मान है। तो राइट ऑप्शन है प्रियंका, हाय। संक्रियात्मक अवस्था यानी फैक्टराइजेशन स्टेट। गुणनखंडीय अवस्था को बोलते हैं जहां पर बच्चा फैक्टर करता है। याद रखिएगा, अगर उस गुणनखंडीय अवस्था को विशेष रूप से दिया जाएगा तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा। जैसे एक बच्चा 12 को 3 × 4, 2 × 6 या 1 × 12 के रूप में व्यक्त करता है। तो अगर बच्चा ऐसा काम करता है कि 12 को वो 3 × 4, 2 × 6 और 1 × 12 के रूप में व्यक्त करना जानता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी, दैट इज फैक्टराइजेशन स्टेट और फैक्टर स्टेट। तो राइट ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर 3। इसलिए मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस में क्या होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं। किस तरफ संकेत करती हैं गणित की लंबी आकृतियां? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। नमस्कार पुष्पांजलि, तो बिल्कुल सही बात है। गणित की लंबी आकृतियां अकॉर्डिंग टू एनसीएफ क्या बताया गया है कि जब भी कोई आकृति लंबी होगी या बड़ी होगी तो हम उसको ऐसे, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक आयत बनाया, ये एक आकृति है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, बड़ा करता हूँ, कुछ और इसमें नया बनाता हूँ, जैसे मैंने एक विकर्ण डाला, तो विकर्ण के डालते ही इस आकृति में पहले कोई त्रिभुज नहीं था, अब एक संकल्पना पर नई संकल्पना, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया, आयत में 2 विकर्ण भी होते हैं, ये आयत में 2 त्रिभुज होते हैं। एक विकर्ण डाला तो 2 ट्रायंगल बन गए ना, तो आयत में 2 ट्रायंगल भी छुपे हैं। तो यानी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का निर्माण करना ही गणित की लंबी आकृतियों का संदेश दिया जाता है, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया है। एक और प्रश्न, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? द यूज ऑफ अबेकस, अबेकस को हिंदी में गिनतारा बोलते हैं, इसको गिनतारा भी बोलते हैं हिंदी में। क्या है गिनतारा? तो जो अबेकस है, गिनतारे का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? 1 गिनती सिखाने में, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, हस्तलेखन सिखाने में। तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है मुझे सब लोगों का, गिनतारा सबको पता है, इसका मतलब ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट कि ये अबेकस क्या होता है। और अबेकस मैंने बताया भी था क्या होता है कि इस तरह का एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिसमें वायर्स होते हैं और उन वायर्स में कलरफुल बॉल्स लगी होती हैं और बच्चा इन संख्याओं के आधार पर इन गिनतियों को गिनना सीखता है और वो इकाई, दहाई, सैकड़े यानी स्थानीय मान की संकल्पना को मजबूत करता है। लेकिन स्थानीय मान का यहाँ कोई जिक्र नहीं था, इसलिए गुड इवनिंग टू एवरीवन। गिनती सिखाने में हम इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं अबेकस का। बहुत अच्छा जवाब। एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखागणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? विच पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री स्टडी taught in primary classes from the following? Formal geometry, informal geometry, both 1 and 2 or none of the above? क्वेश्चन नंबर 19 आपके समक्ष है और उम्मीद है कि जवाब ज़बरदस्त आएगा और उम्मीद है कि जवाब में कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि सवाल में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पर जवाब मिलने लगा है बी। क्या बात है, बी 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 बी। सी इतना बुरा है क्या? बी और सी में आंसर मिल रहा है। देखो, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पहले जानना पड़ेगा, मैं कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, रेखागणित या ज्यामिति को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका हमारे वॉन हेले ने बताया है, क्योंकि वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन हम पढ़ते हैं ना, वॉन हेले के ज्यामिति चिंतन पढ़ते हैं ना, वॉन हेले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। तो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को, ज्योमेट्री के लेवल्स को उन्होंने 5 लेवल में बांटा जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 0 से 4 लेवल होते हैं जो 5 होते हैं टोटल। पहला लेवल होता है विजुअलाइजेशन का। क्या होता है? विजुअलाइजेशन, हिंदी में भी लिखूंगा अभी। दूसरा होता है एनालिसिस का, यानी फर्स्ट लेवल जो होता है,
तीसरा लेवल होता है यानी लेवल नंबर 2, जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है इनफॉर्मल का डिडक्शन। और जो तीसरा पार्ट, तीसरा लेवल होता है यानी स्टेप नंबर 4, वो होता है फॉर्मल ज्योमेट्री। और जो चौथा यानी 5th लेवल होता है, लेवल नंबर 4 और स्टेप नंबर 5, वो होता है रिगर, दृढ़ता। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो, इसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण। इसको मानसिक चित्रण भी बोलते हैं। एनालिसिस को बोलते हैं विश्लेषण। समझ लो, वॉन हेले से एक सवाल पेपर में आता है 100%। इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन, इसको बोलते हैं औपचारिक निगमन, और इसको बोलते हैं दृढ़ता। तो इस ज्योमेट्री में यहां पर कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ ये चीज पढ़ाई जाती है, ये वाला लेवल 2, यानी यहां से जो लेवल हैं ये वाले, ये कक्षा 1 से 5 तक, और ये अपर प्राइमरी लेवल पढ़ाए जाते हैं। याद रहेगा, फॉर्मल इनफॉर्मल समझ में आ रहा है पूरा मैं जो बोल रहा हूं। तो वॉन हेले के अकॉर्डिंग 0 से 2 लेवल जो है वो प्राइमरी कक्षाओं में, और बाकी के लेवल जो बचे हैं वो अपर प्राइमरी, उससे ऊपर पढ़ाए जाते हैं। चाक्षुषीकरण में विजुअलाइजेशन बच्चा सिर्फ चीज़ों को उनकी दिखावट और बनावट के आधार पर पहचानता है। जैसे उसने बोला चौकोर क्या है? दरवाजा। चौकोर क्या है? माचिस। चौकोर क्या है? ओके, चॉकलेट। उसने गोल क्या है? गेंद। गोल क्या है? कटोरी। गोल क्या है? चूड़ी। ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल्स से समझता है वो। यहाँ पर विश्लेषण में क्या करता है वो? उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, इतनी बात समझता है वो। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसको ट्रायंगल कहा जाता है। इनफॉर्मल में वो उस आकृति की डीप नॉलेज लेता है, उस आकृति से जुड़े सभी तथ्यों को समझता है, और सभी तथ्यों के बीच में संबंध क्या है उसी आकृति के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। फॉर्मल में वो 2 डिफरेंट शेप्स को लेता है, और डिफरेंट शेप में क्या ढूंढता है? रिलेशन ढूंढता है। जैसे आपने कहा ये एक वृत्त है और ये एक त्रिभुज के अंदर बंद है, समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर इस आर का इस ए से क्या संबंध है? तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? अंतःवृत्त होता है जब, तो a/2√3। तो वो ऐसे रिलेशन निकालने की कोशिश करता है जहाँ 2 डिफरेंट आकृतियों को साथ में रखा जाता है, और दृढ़ता में वो अपनी स्वयं की आकृतियों को जन्म देता है, स्वयं की आकृति बनाना शुरू कर देता है। तो वॉन हेले के अकॉर्डिंग जो उन्होंने चिंतन दिए हैं, तो प्राइमरी लेवल पर बच्चा सिर्फ अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ने की कोशिश करता है। इज इट द राइट आंसर? क्लियर है? होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। है ना? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वन मोर क्वेश्चन है, मोहन गणित का अध्यापक है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करने के लिए देता है तथा बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किसका है? क्वेश्चन है, बच्चों को घर के लिए अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल कराने के लिए देता है, और बच्चों को गणित की उपयोगिता बताते हुए कहता है गृह कार्य बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। मोहन द्वारा कहा गया कथन निम्न में से किसका है? गेंद एवं शर्मा, लॉरेंट फॉक्स, पार्कर या बेलार्ड? गृह कार्य बालकों के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। होमवर्क शुड बी चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रंस। और यहाँ पर ऑप्शन मिलने लगे हैं मुझे। नाव्या ने कहा है बी, बाकी सब लोग क्या बोलते हैं? ए। गेंद एवं शर्मा बी, रामविनय ने कहा बी, तो आपको बता दें बी। तो आप एकदम सही जवाब दे रहे हैं। बालकों के लिए गृह कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ये डेफिनेशन हमारे लॉरेंस फॉक्स ने दी है। राइट ऑप्शन, क्या बात है, सबको पता है। वेरी गुड, नाइस, सो नाइस, आपका जवाब बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। एक और प्रश्न फिर आपके स्क्रीन पर आता है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिर्फ कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, 3, 4, 5 की बात नहीं हो रही है। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए गणित और अधिगम कैसा होना चाहिए, कौन सा इनमें सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, केवल गणित को मौखिक रूप से कराया जाना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, ये गणित पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बी, मौखिक रूप से कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। ए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है।
3 भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। ए भी मिला है, ए बी सी सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बोला क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैंने 2 बार पढ़ा और मैंने बताया भी कि कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 3 4 5 नहीं है इसमें, कक्षा 1 और कक्षा 2 को आप अधिक अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो अवसर को कैश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा कक्षा 1 और 2 का बच्चा है। वो कैसे समझेगा? वो समझेगा कि अगर आप दूसरे विषयों को साथ में जोड़ करके उसको समझाएंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा, है ना। तो ए नहीं होगा। अगर यहाँ कक्षा 4 या 5 होता तब मैं इसकी बात मानता कि अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कक्षा 1 और 2 में आप बच्चों को अवसर नहीं देंगे तो वो आएगा नहीं फ्रंट पर निकल के, वो झिझकेगा। उसको समझाने के लिए आपको भाषा, कला, इन सभी के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो आप सवाल को एक बार ढंग से पढ़ें, ध्यान से समझें, देन आप उसका आंसर दें, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। क्लियर है? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22, उपलब्धि परीक्षण को अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं और नैदानिक परीक्षण को डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो इनमें क्या अंतर है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं जवाब क्या है। देखो, पहले समझ लो उपलब्धि परीक्षण होता क्या है और नैदानिक परीक्षण क्या होता है। पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैं उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात करूं तो उपलब्धि परीक्षण को ही अचीवमेंट टेस्ट यानी मूल्यांकन कहते हैं। और ये मूल्यांकन कौन सा था? एसए यानी फाइनल इवेल्युएशन, जहां पर बच्चे को आप मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड या रैंक देते हैं। जैसे बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन लाया, सेकेंड डिवीजन लाया, फाइनल फर्स्ट डिवीजन लाया, कितने परसेंटेज मार्क्स आए, कौन सी रैंक मिली या क्या ग्रेड मिले, ये सब क्या उपलब्धि परीक्षण में होते हैं। और उपलब्धि परीक्षण जो होता है, जो वो क्या होता है, वो नेगेटिव भी होता है नेचर में। इट इज़ नेगेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा फेल भी हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उपलब्धि परीक्षण का क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे ने जो लिखा है, जो करा है, उसके आधार पर आप उसको मार्क्स देकर उपलब्धि देते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चा फेल भी हो सकता है, नंबर 0 भी आ सकते हैं, तो ये नेगेटिव भी होता है नेचर में। लेकिन जो नैदानिक परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे में होने वाली कमी, कमी के क्षेत्र, प्रॉब्लम, समस्या, समस्या का स्तर, उस बच्चे में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन सबको बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जांचना, ढूंढना, कमियों को ढूंढना, कमियों को पहचानना, वो सब आता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलते, बच्चा फेल पास नहीं होता। बच्चे को टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट के आधार पर बच्चा को आप इवेल्युएट करते हैं कि इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं, और उन कमजोरियों को फिर दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर। तो उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण का मतलब सिर्फ किससे है? मूल्यांकन से है। तो उपलब्धि परीक्षण में आप उद्देश्य में फीडबैक नहीं दिया जाता। जब आप उपलब्धि परीक्षण देते हैं तो वहाँ फीडबैक नहीं मिलता है कि आपको सुधारात्मक तरीका क्या अपनाना चाहिए। आप याद रखिएगा, नैदानिक परीक्षण में हमेशा फीडबैक मिलता है कि बच्चे को आप कैसे और इंप्लीमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन था उद्देश्यों का। दोनों के उद्देश्य अलग हैं। देखो, प्रकृति सेम है। अब पूछ ले प्रकृति कैसी है? प्रकृति सेम है। क्यों? उपलब्धि परीक्षण में भी टेस्ट कराया जाता है और नैदानिक टेस्ट परीक्षण में भी टेस्ट कराया, दोनों परीक्षण है ना, तो प्रकृति तो सेम है, दोनों टेस्ट हैं। कठिनाई स्तर दोनों में एक जैसा होता है। जब नैदानिक परीक्षण कराते हैं उसमें भी बच्चों को कठिनाई स्तर के सवाल देते हैं और उपलब्धि में भी देते हैं। तो ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर क्या? उद्देश्यों का अंतर है। और आपने एकदम सही जवाब दिया है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। प्रकृति तो दोनों की सेम है ना, दोनों टेस्ट ही तो हैं, तो नेचर तो सेम हो गया ना टेस्ट का। ओके, तो राइट ऑप्शन था उद्देश्य। अभी समझ में आया होगा कि नैदानिक परीक्षण क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल, गणित की भाषा का अंग है, इनमें से कौन सा गणित की भाषा का अंग माना जाता है? संकेत, संख्या, संख्यांक, चर, सूत्र, ये सभी। तो कौन सा मैथमेटिकल लैंग्वेज का पार्ट है? संकेत, सिंबल, नॉट सिंबल, नंबर और नंबर वेरिएबल, फार्मूलाज, या ऑल ऑफ द अबव?
तो यहाँ पर तेजी से 23 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऑल ऑफ द अबव, सब लोग इस तरह से कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव तो होगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिख रहा है कि यार ये आप जो लाइक बड़े कम कर रहे हो, तो लाइक में कंजूसी काहे हो रही है भैया? लाइक कोई है भैया, लाइक कोई इतने, हाँ लाइक बड़ा, बच्चे ज़्यादा लाइक कम, ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल? बहुत सारे बच्चे तो क्लास छोड़ के भी चले जाते हैं, तो लाइक तो करो कम से कम। मैंने कहा मनोबल बढ़ता है टीचर कैसे जब लाइक करते हैं। तो गणित की भाषा का अंग कौन सा है ये आपको बताना, तो आपने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि संकेत प्लस माइनस गुणा भाग ये सब संकेत हैं। संख्या 2, 4, 2x ये सब क्या है? इसके भाग हैं। फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, ये सब गणित की भाषा के अंग हैं। इसलिए राइट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, सब ही सही हैं, एकदम करेक्ट जवाब था। एक और प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्याओं को सैकड़े, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना। The objective is to teach number system to the students of class 3rd is what? 1. Viewing number as hundreds, tens and group of unit and understanding the significance of local values. Possessing proficiency in the sum and subtraction skills of a 4-digit number. Proficiency in reading skills of large numbers, counting up to 6 digit. तो 24th का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 एट योर स्क्रीन। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इट्स 24th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो देखो, पहले समझ लो, जब कक्षा 3 में बच्चा आता है, क्लास 3rd में जब बच्चा होता है, तो क्लास 3rd का बच्चा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, क्लास 3rd का बच्चा इकाई, यूनिट, टेंस और थाउजेंड, इन सब की संकल्पनाओं को समझ जाता है। और साथ में कक्षा 3 में ही उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज कराई जाती है, साथ में उसको प्लेस वैल्यू भी इसी में सिखाया जाता है। तो जब भी आप बात करेंगे संख्याओं के बारे में, तो प्लेस वैल्यू इसमें सिखाया जाता है, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, कक्षा 3 में बच्चे को स्थानीय मान की सार्थकता को समझाया जाता है। और कक्षा 3 का ही बच्चा है, तो उद्देश्य क्या हुआ कि भाई उसको स्थानीय मान जो उसके सिलेबस में है, तो स्थानीय मान की सार्थकता को समझाया जाए उसे, और साथ में इकाई दहाई सैकड़ा। जबकि कक्षा 2 का जो बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्थानीय मान का नहीं पता होता। कक्षा 2 में स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता, उसकी सार्थकता को नहीं बताया जाता है। बच्चा सिर्फ 2 अंक डिजिट को सीखता है, इकाई और दहाई की, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है आरती। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1। 4 अंकों वाली आप डिजिट फिक्स नहीं कर सकते कि वो 4 अंकों वाली ही करेगा या 5 अंकों वाली करेगा, यू कैन नॉट फिक्स द डिजिट। अगर यहाँ कक्षा 3 की जगह कक्षा 2 होता है ना, तो इसका जवाब कौन सा होता? तब इसका जवाब होता ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा संख्या के बड़े और छोटे रूप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बड़ी संख्याओं में पढ़ने में कौशलता में प्रवीणता वो प्राप्त करता है। और 6 अंक तक की गणना करना, मैंने कहा अंक आप निश्चित नहीं कर सकते कि वो 2 अंक तक पढ़ेगा, 4 अंक तक पढ़ेगा, चाहे 6 अंक तक पढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, कि संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखेगा और स्थानीय मान की सार्थकता को समझने का प्रयास करेगा। बहुत ही बढ़िया जवाब, अच्छे आंसर्स आपके आ रहे हैं। एक और सवाल की बात करते हैं आपके समक्ष, ये रहा। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, और गणित के एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करते हैं? विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चाक और टाक पद्धति का प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी मैनिपुलेटिव का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, या फिर सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उम्मीद है जवाब पर खरे उतरेंगे आप। भैया लाइक वाइक बढ़ा दो, लाइक में कंजूसी काहे कर रहे हो भाई? आप लाइक करने में कोई प्रॉब्लम हो, पैसे वैसे तो नहीं लगते आजकल, लाइक करने में कोई पैसा वैसे तो नहीं जाता, बता देना अगर पैसा वैसे लग रहा हो तो बता दो, फिर बात की जाएगी आपको पैसे भिजवा जाए लाइक करने के। समझना, सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, तो ये विश्वास करता है कि बच्चा क्या करेगा? सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, क्योंकि बच्चा जब
क्लास में पढ़ता है, कॉग्निटिव डोमेन प्याजे साहब ने बताया था, कॉग्निटिव डोमेन में बच्चा ग्रुप में पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो चर्चाओं में शामिल होता है और चर्चाओं का भाग बनता है। तो राइट ऑप्शन था डी। हाँ, अगर यहाँ वाइगॉत्स्की भी होता ना, अगर आप इसमें वाइगॉत्स्की भी करते तो भी ये जवाब सही था, क्योंकि अगर वाइगॉत्स्की करते तो आपको एक बार में पता लग जाता, क्योंकि वाइगॉत्स्की ने तो समाज में रहने का सिद्धांत दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन 26 का 4 होता। क्लियर है? हाँ, एकदम सही जवाब अपने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर तो, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, दोनों का बराबर इक्वल एरिया है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थी ने यह उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, अगर दोनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, या फिर आलेख ग्राफ के प्रयोग से। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, सी, जियो बोर्ड के प्रयोग से। चलिए देखिए, जियो बोर्ड के प्रयोग से जो आप आंसर दे रहे हैं, जियो बोर्ड के प्रयोग से वो सिर्फ आकृतियों के बारे में जानता है। जियो बोर्ड से आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि दो आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, ना ही कागज के मोड़ने के प्रयोग से कर सकते, क्योंकि जब उसको कागज मोड़, सपोज एग्जांपल ये है समांतर चतुर्भुज, फॉर एग्जांपल मेरे सामने पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है, बच्चे को कैसे कागज मोड़ के बताओगे आप, भाई समान दिखा समांतर चतुर्भुज, अब कागज मोड़ कैसे दिखाओगे इसको? अब बच्चा तो आयत इसको सीधा मान के चलेगा, वो कहेगा ये बड़ा है आयत, ये छोटा है, भाई आयत तो सीधा इधर हो जाएगा ना ऐसे, तो कहेगा जी कैसे हो सकता है? तो अब ग्राफ पेपर का यूज करेंगे, है ना। तो डेट इज आलेख यानी ग्राफ पेपर, उसको कैसे समझाएंगे मैं बता देता हूँ, उसको ध्यान से समझना। आपने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया जिसमें इस तरह की चीज़ें बनी होती, मैं बना देता हूँ, आप समझिएगा। ग्राफ पेपर ऐसे तो होता है, ऐसे तो ग्राफ पेपर होता है, उसमें कागज बने खाने बने होते हैं। बच्चे को बोला आपने, अच्छा आयत और इसकी लंबाई बराबर है, ओके, बोला ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, आयत में 3 और 2 है, 3 लंबाई है 2 चौड़ाई है, बोला ठीक है। तो बच्चा बोलेगा ओके सर, 3 लंबाई होगी 2 चौड़ाई होगी, ओके जी, ये बन गया आयत। बोले कितने खाने कवर हुए इसमें? बोला जी 1 2 3 4 5 6 खाने कवर हुए सर, है ना, ओके। अच्छा बोला अब एक बात, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? बोला मैं बना के बताता हूँ, देखो समांतर चतुर्भुज में कैसे करोगे? बच्चा बोला जी हम क्या करेंगे, आपने कहा 3 2 का होता है, तो हमने 3 लाइन यहाँ से खींच दी, ऐसे 3 और 3 यहाँ से खींच दी सर, ओके। अब इनको मिलाया, ओके सर, ऐसे करके। तो अब बोलो कितने? बोले 4 तो पूरे हैं, आधा आधा एक, आधा आधा एक, इसमें भी 6 खाने हुए। तो बच्चा खानों को गिनकर आसानी से बता सकता है। इसलिए जब बच्चे को आप समझाएंगे कि भाई दोनों का जो क्षेत्रफल समान होगा, अगर उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर, बेशक शेप दूसरी हो, तो यू कैन यूज आलेख यानी ग्राफ पेपर। इसकी जगह ग्राफ पेपर की जगह ग्रिड पेपर भी आ सकता है, याद रखिएगा। ग्राफ पेपर की जगह वो ग्रिड पेपर भी दे देगा तो भी वो सही आंसर होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीटेट में इस बार इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जहां पर आपको चारों ऑप्शन को ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। चारों पढ़ने पड़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन वन लीनियर होते हैं कि आपने एक पढ़ा उसका डेफिनेट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस तरह के सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं इस बार टेट में। पहला, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ओके, हम 3 विषम संख्या लेते हैं, 3 × 5 × 7, 5 × 15 7 105। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या नहीं होता, तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो ऑड है, गलत स्टेटमेंट हो गया ना। ओके, दूसरा देखते हैं। एक सम संख्या मैंने सपोज 2 ली, और एक विषम संख्या मैंने ले ली 5। इन दोनों का अंतर एक सम संख्या होगी? आपने कहा कभी नहीं होगी, तो ऑड नंबर आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तीसरा देखते हैं। 2 विषम संख्या है, ओके, 3 और 5, और एक सम संख्या का योगफल, एक सम संख्या 2 ले ली, सम संख्या है 5 और 3 8 और 2 10। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सही है, सम संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं फोर्थ की। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। अब 3 विषम संख्या ले ली, 3 + 5 + 7, ये तो कितना हुआ
15 हो गए, 15 तो एक ऑड नंबर है, तो 3 विषम संख्याओं का टोटल हमेशा ऑड होगा, 2 संख्याओं का इवन होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा निकला? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होती है। दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ रही है बात सब लोगों को? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? आई थिंक नो प्रॉब्लम एंड नो इशू यू हैव। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? इनमें से आपको बताना है मुक्त अंत वाला प्रश्न कौन सा है। अब यहाँ पर आपको मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी कि मुक्त अंत क्या होता है, बंद अंत क्या होता है। इनको पहले समझा देता हूँ, है ना, तभी आप समझेंगे सवाल को। अब तब तक अपना आंसर दें। देखो, 2 तरह के सवाल होते हैं, मुक्त अंत और बंद अंत। ठीक है, मुक्त अंत के दूसरे भी नाम, इसको मुक्तोत्तर भी बोलते हैं, इसको ओपन एंडेड भी बोलते हैं, इसको खुला अंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको खुला अंत भी बोलते हैं। ये एक ही बात है, ये सारे मतलब एक ही है। बंद अंत को परिमोत्तर, क्लोज एंडेड और खुला अंत हमने लिखा, ये इसको बंद अंत ऑलरेडी लिख दिया है हमने। ठीक है, तो ये 2 तरह के सवाल होते हैं, एक खुला अंत, एक बंद अंत। ठीक है ना। अब हुआ क्या, जो ये मुक्त अंत वाले प्रश्न, इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इन सवालों में प्रश्न के जो उत्तर हैं वो एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक उत्तर इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे अब एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या लिखो, यानी लेस देन 10 राइट ए प्राइम नंबर। तो आप क्या बोलेंगे? एक बच्चा बोला सर जी 2 है, एक बोला सर 3 है, एक बोला सर 9 7 है, एक बोला 5 है। अगर बच्चा चारों में से कोई सा भी उत्तर देगा, क्या उत्तर गलत होगा? आप कहेंगे नहीं, सारे ही सही हैं। तो जब एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाएं कि बच्चा कोई भी उत्तर देगा वो सही हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को खुला अंत प्रश्न बोलते हैं, मुक्त अंत बोलते हैं, ओपन एंडेड बोलते हैं या मुक्त उत्तर बोलते हैं। अब बंद अंत की बात करते हैं। बंद अंत वाले सवाल क्या हैं कि जिनका सिर्फ एग्जैक्ट एक ही आंसर, दैट इज राइट, ओनली एक ही आंसर हो सकता है। जैसे मैंने कहा 8 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो क्या आएगा? 8 में 5 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? बताइए, अगर मैं 8 में 5 जोड़ता हूं तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपने कहा सर 13 प्राप्त होगा। 13 के अलावा 14, 15, 8, 9 कुछ और प्राप्त होगा? आपने कहा नहीं। तो 8 + 5 = 13, मतलब एक ही आंसर है। मैंने कहा ओके, 10 में से मैं क्या घटाऊं कि ये 6 बन जाए? आप बोलेंगे 4, तो 4 के अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता ना। तो ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं उनको ओपन एंडेड, मुक्तोत्तर, मुक्त अंत या खुला अंत कहते हैं। और जिन प्रश्नों के उत्तर फिक्स्ड होते हैं, एक ही फाइनल आंसर होता है, एक ही आंसर होता है, एग्जैक्टली दूसरा हो ही नहीं सकता, उनको बंद अंत उनको क्या बोलते हैं? सॉरी, बंद अंत, परिमोत्तर या क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। गुड इवनिंग भावना जी, इज इट क्लियर? अब हम ये बात समझ चुके हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। उसने बोला 2/7 से 7 क्या ज़्यादा है? तो 7 - 7/2 कितना हो जाएगा? 6 सही 5/7। ये फिक्स है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अगर 7 में से 2/7 घटाऊं तो 6 सही 5/7 बचेगा ना? आपने कहा बिल्कुल बचेगा। तो इसका एक ही फिक्स आंसर है, कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। उसने बोला 25, 77, 19, 9, 8, 17, 85 को आरोही क्रम में लगाओ। आप बोले ठीक है, 8, 9, 17, 19, 25 और 71, यही तो होगा, हाँ कि ना? 8, 9, 17, 19, 25, 71, यही तो होगा। तो यानी इसके अलावा कोई और क्रम नहीं बन सकता ना, तो एक ही क्रम होगा आरोही, इसलिए ये फिक्स्ड आंसर है। इसके अलावा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्यों? क्लोज एंडेड। उसने बोला कौन सा बड़ा है? 2/7, इसको 2/7 की जगह आप 2/5 कर लीजिएगा, ऐसे 2/7 या 2/5, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/7 या 3/7। तो इन दोनों में से फिक्स है, एक ही बड़ा होगा ना। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 2/5 बड़ा है, क्योंकि उनके हर बराबर है। तो यहाँ पर दोनों में से एक ही बड़ा होगा। इसका मतलब क्या? ये भी क्लोज एंडेड हुआ। उसने बोला 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखो। बच्चा बोला ओके सर,
2.8, 2.9, 3.0, 3.1। बच्चा बोला ओके 4 बड़ी लिख दी। एक बोला जी 3, 4, 5, 6, 7। सर ये भी 4 संख्याएं बड़ी हैं इससे। एक बोला मास्टर जी मैं लिखता हूँ 10, 20, 30, 40। तो क्या कोई आंसर गलत है? इनमें से कोई आंसर गलत है क्या? आप बताओ। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इनमें से कोई उत्तर गलत है? आप कहेंगे सर ए भी गलत नहीं है, सारे सही हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 4 कि 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं लिखने की प्रक्रिया को ही कहा जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ में आया होगा सब लोगों को क्या होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो अगर भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लाइक की संख्या बहुत कम है। मुझे बड़ा दुख है कि आप मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ भाई लाइक कर दो, लेकिन आपकी लाइक की संख्या बहुत ही लेस है। चलो खैर, आपने इतने लाइक दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के सेशन आपको लगातार मिलते रहे तो इसी समय फिर मुलाकात करूँगा सेम चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।